हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को, जिसमें हमने आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया। आज हम उसके आगे कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो नए स्टेट्स को भारत की यूनियन में मिला सकता है। आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो किसी भी स्टेट को तोड़ सकता है दो टुकड़ों में, या दो से ज्यादा हिस्सों को एक बनाकर नया स्टेट बना सकता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की पावर है। अब यहां पर इसी को हमको डिस्कशन करना है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। अब खुद सोचिए कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो क्या स्टेट का कंसेंट नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन यही है कि स्टेट का कंसेंट क्यों नहीं लिया जाता है। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा नहीं है कि कंसेंट लिया नहीं जाता, लीगली नहीं लिया जाता है, बाकी पूछा तो जाता ही है। अब यहां पर अपन को देखना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में स्टेट का ही कंसेंट क्यों नहीं लिया जाता, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि क्या आप रियल में दो टुकड़ों में टूटना चाहते हैं या दो तीन टुकड़े मिलकर एक राज्य बनना चाहते भी हैं या नहीं। इस चीज को लेकर संविधान सभा में भी विवाद हुआ, जिसका कंक्लूजन इस चीज पर निकाला गया कि अगर राज्यों को यह पावर दे दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, दो टुकड़े कर सकते हैं या दो तीन टुकड़े मिलकर एक साथ बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कभी भी संभव ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटीज उसकी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि स्टेट्स के पास जब पावर आ जाएगी तो वो फिर बहुत लेंथी प्रोग्रेस हो जाएगी। सेंटर इस तरह से बिल को पास करती है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, बस इनके साइन होंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य, किसी भी राज्य को किसी भी तरह से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टेट के दो टुकड़े किए जा सकते हैं, या दो तीन राज्यों के टुकड़ों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। स्टेट का कंसेंट इसीलिए नहीं लिया गया है क्योंकि अगर स्टेट से पूछ लिया जाएगा तो स्टेट्स का रिकमेंडेशन बहुत महंगा पड़ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेट के कंसेंट को बाहर रखा। हालांकि एक क्राइटेरिया और भी है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना किस बेसिस पर चाहिए। स्टेट का कंसेंट नहीं लिया जाता वो एक अलग मुद्दा है। एक नया मुद्दा यह है कि स्टेट को जब हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने स्टेट बनाए या 2 और 3 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने स्टेट बनाए हैं, तो उस टाइम पर क्या थॉट दिमाग में चल रहा है, क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर आपने स्टेट बनाए। तो एक ऑल ओवर द इंडिया एक मांग उठी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हालांकि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इस चीज के फेवर में शुरुआत में कोई भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि शायद इससे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। इसके फेवर में बोलने वालों ने कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाया जाता है तो एजुकेशन अपनी स्टेट लैंग्वेज में यानी मदर टंग में बहुत इजीली दे पाएंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ही लैंग्वेज में बहुत इजीली सर्कुलेट हो पाएगा, हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाएगा और अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पर इसके अगेंस्ट में रहने वाले लोगों ने अपने तर्क दिए और उन्होंने कहा कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने लग गए तो हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया छोटी बड़ी मिलाकर करीब करीब 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, और इन भाषाओं को अगर हम तोड़ने बैठ गए तो 1600 राज्य बन जाएंगे। इतने ज्यादा राज्यों को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लैंग्वेज को क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए। इस चीज को फाइनली सबने स्वीकार किया, लेकिन फिर शुरू हुआ एक आंदोलन, पॉट्टी श्री रामलू का। पॉट्टी श्री रामलू का आंदोलन मद्रास में शुरू हुआ, जो कि अलग करना चाहते थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। पॉट्टी श्री रामलू जो कि अनशन पर बैठ गए ये कहने के लिए कि तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की भाषा थी तमिल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु।
तमिल तेलुगु के इस विवाद के चलते लैंग्वेज को क्राइटेरिया मानना चाहिए और स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। लेकिन उस समय पर पार्लियामेंट ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और यह कहा गया कि अगर हमने इनकी मांग स्वीकार करी तो फिर धीरे धीरे और लोग भी अपने बेसिस पर अपनी लैंग्वेज को आधार मानकर स्टेट का रीऑर्गेनाइज करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब हरियाणा, एक में पंजाबी बोली जाएगी तो एक में हरियाणवी बोली जाएगी, एक में गुजराती बोली जाएगी, एक में मराठी बोली जाएगी। तो इस बेसिस को अगर हम आधार मान लेंगे तो भाषाओं के बेसिस पर देश टूटना शुरू हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। इस वजह से इस मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु की जो अनशन थी वो कंटिन्यूअस रही और धीरे धीरे एक टाइम आया कि पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो गई। उनके मरने के बाद पूरे तमिलनाडु में, पूरे आंध्र प्रदेश में आंदोलन छिड़ गया और आंदोलन इस लेवल पर हो गया कि हिंसक हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस सबसे परेशान होकर फाइनली एग्री किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और डिसाइड किया जाता है कि हम एक कमिटी बनाएंगे। उस कमिटी के द्वारा बताया जाएगा कि अब क्या करना है और फाइनली कमिटी बनती है अली फजल कमिटी। अली फजल कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा कि लैंग्वेज कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, यानी कि भाषा को हम आधार तो मान सकते हैं स्टेट विभाजन का, लेकिन सिर्फ भाषा नहीं होना चाहिए। भाषा के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि जिन भी राज्यों को हम दो भागों में बांटने जा रहे हैं, क्या उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस हैं जिससे कि वो अपना खुद का भरण पोषण पूरा कर पाएंगे? क्या उनके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि उनकी इकोनॉमी अच्छे से चल पाएगी? उनके पास किसी चीज की ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो सेंटर पर बर्डन बन जाए। सिर्फ लैंग्वेज को बेस नहीं मानना चाहिए, लैंग्वेज के साथ और चीजों को हम मान सकते हैं। इस आधार पर अनुमति दी जाती है कि आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को अलग किया जाए। साथ ही रिकमेंड किया जाता है अली फजल कमेटी के द्वारा 14 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को, यानी कि अब स्टेट्स 14 होंगी और 8 यूनियन टेरिटरी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट्स उन्हें कहा जाता है जहां पर स्वतंत्र राज्य सरकारें होती हैं, यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं जहां पर डायरेक्टली केंद्र सरकार के शासन चलता है, इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की सत्ता चलने के बावजूद भी राज्य सरकारें काम कर रही होती हैं, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेट धीरे धीरे बनना चालू हुई और अली फजल कमेटी ने जो 14 स्टेट्स को रिकमेंड किया उसके बाद से लेकर 14 स्टेट से ये 28 राज्यों तक कैसे पहुंची, कब कब पहुंची, ये पूरी जर्नी हमको देखना है। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में टोटल कितनी स्टेट्स थे तब से लेकर अब तक की जर्नी, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में।